सब्सक्राइब कीजिए एसएम एजुकेशन को एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्ते, मैं श्वेता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एसएम एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज जिस प्रश्न को मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो प्रश्न है, काव्य हेतु के संबंध में भारतीय आचार्यों के विचारों पर प्रकाश डालिए। तो चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर को हम व्याख्या करते हैं। काव्य हेतु से तात्पर्य है वह तत्व या उपादान जो काव्य रचना का कारण है। आप समझ पा रहे हो? काव्य हेतु से तात्पर्य, काव्य का क्या अर्थ है? काव्य हेतु से तात्पर्य है कि वो तत्व या वो उपादान जो काव्य रचना का कारण है, जिस कारण आप काव्य रचने के लिए उत्सुक हो, या कोई ऐसा चीज है जिसके कारण आप काव्य रचना चाहते हो, उसे ही हम तत्व या उपादान कहेंगे जिसके कारण हम काव्य रचते हैं। और काव्य हेतु ये उपादान या तत्व तो बहुत ही जरूरी है। काव्य रचना की सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती, केवल उसी व्यक्ति में होती है जो विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा से संपन्न होता है। यानी जो काव्य रचना कोई किसी के हाथ का, बाएं हाथ का खेल नहीं है। काव्य रचने के लिए विशेष प्रकार की योग्यता होना चाहिए, प्रतिभा होनी चाहिए। हर किसी के पास वो प्रतिभा नहीं होती है। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने इनके अतिरिक्त अन्य हेतुओं का भी उल्लेख किया है। यानी जो भारतीय जो काव्य शास्त्रियों ने इनके अतिरिक्त, प्रतिभा के अतिरिक्त कुछ और चीजें भी चाहिए। केवल ये नहीं कि प्रतिभा ही चाहिए, कुछ और चीजें भी चाहिए, उनका भी उल्लेख किया गया है। दंडी, प्रथम दे नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान, और तीसरा है अमन अभियोग यानी अभ्यास। तो दंडी के अनुसार नैसर्गिक प्रतिभा होनी चाहिए, निर्मल शास्त्र ज्ञान की ज्ञान होनी चाहिए, अमन अभियोग यानी अभ्यास होना चाहिए। रुद्रट और कुंतक के अनुसार शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आपके अंदर वो शक्ति भी होनी चाहिए कि आप करना चाहते हो। व्युत्पत्ति, नई चीज़ों की उत्पत्ति के लिए आपके अंदर वो सोच, वो प्रेरणा होनी चाहिए। और निरंतर अभ्यास भी चाहिए। लोग, प्रथम है लोग व्यवहार ज्ञान, यानी आप लोगों से क्या व्यवहार करते हो, उस व्यवहार से आपको क्या ज्ञान मिलता है, सो लोग व्यवहार ज्ञान। दूसरा है विद्या, विभिन्न शास्त्र ज्ञान, यानी विभिन्न शास्त्र ज्ञान का आपको नॉलेज होना चाहिए, विद्या होनी चाहिए। तीसरा है प्रकीर्ण के अंतर्गत, यानी विभिन्न प्रकार के हमें चाहिए। तो प्रकीर्ण के अंतर्गत क्या आता है? लक्ष्य ज्ञात अर्थात काव्यों का अनुशीलन। ख में अभियोग अर्थात अभ्यास। ग में वृद्ध सेवा अर्थात गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्ति। घ अवीक्षण अर्थात उपयुक्त शब्दों का चयन तथा अनुयुक्त शब्दों का अपसारण। तो ये सब आपका प्रकीर्ण के अंतर्गत, यानी छोटे छोटे चीज़ों को बहुत ध्यान देनी जरूरत है। अंग प्रतिभा, और च में आ गया अवधान अर्थात चित्त की एकाग्रता। इन आचार्यों के उपरांत सारग्राही मम्मट ने उक्त सभी काव्य हेतुओं को निम्नोक्त 3 काव्य हेतुओं में अंतर्भुत कर दिया। शक्ति, निपुणता
लोक शास्त्र काव्य वेक्षात् काव्यज्ञ शिक्षायाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। अर्थात शक्ति अर्थात प्रतिभा, लोक काव्यशास्त्र काव्य आदि के अवेक्षण या निरीक्षण तथा अध्ययन द्वारा प्राप्त निपुणता, काव्य के सममर्ज्ञ व्यक्तियों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा अभ्यास, इन तीनों का समन्वित रूप काव्य रचना का हेतु है। इन तीन काव्य हेतुओं में प्रतिभा को सर्वोत्कृष्ट एवं अनिवार्य हेतु माना है। प्रतिभा से तात्पर्य है काव्य सृजन की शक्ति, इसलिए प्रतिभा को शक्ति ही भी कहा गया है। इसके अभाव में उत्तम काव्य की रचना की ही नहीं जा सकती। वह काव्य सृजन की मूल एवं बीज रूपा आदि शक्ति है। प्रतिभा के दो भेद माने गए हैं। एक हो गया कार्यत्री प्रतिभा जो कवि में होती है और जिसके द्वारा काव्य सृजन होता है। कार्यत्री प्रतिभा जो कवि के अंदर उसमें काव्य सृजन होता है। दूसरा हो गया भावत्री प्रतिभा जो सहृदय पाठक में होती है और जिसके द्वारा वह काव्यार्थ को ग्रहण करता है, उसके मर्म को समझता है, उसका मूल्यांकन करता है। कार्यत्री प्रतिभा के तीन भेद किए गए हैं। क सहजा जो पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त होता है। हर एक व्यक्ति के कुछ गुण होते हैं, वो अपने पूर्व संस्कार से ही लाते हैं, तो वो जो कार्यत्री प्रतिभा है ये पूर्व संस्कार या पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त होता है। ख आहार्य जो इन जन्म के संस्कारों से प्राप्त होता है और आपने कुछ नया कुछ उसमें जोड़ा है तो इस जन्म के संस्कार जोड़ा है। तथा ग औपदेशिक जो तंत्र मंत्र देवी कृपा या गुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। यानी आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपके संस्कार, आपका ज्ञान, जिसके द्वारा आपको गुरु और बड़ों से जो ब्लेसिंग्स मिले हो, प्राप्त हुए हो, वो सब चीज़ें की मिलने से कार्यत्री प्रतिभा बनती है। पूर्व जन्म के संस्कार, आए वाले नए जन्म वाले संस्कार और उसमें आपके गुरु और सबसे आपके कर्म से मिले प्रतिभा, कर्म से मिले जो ब्लेसिंग्स आपको मिले, आशीर्वाद, इन सबसे बनती है। संस्कृतज्ञ काव्यशास्त्र में प्रतिभा के कार्य पर भी विचार किया गया है। भट्टोंत ने प्रतिभा को नवोन्मेषशालिनी अर्थात नई नई उद्भावना करने वाली शक्ति कहा है और अभिनवगुप्त ने भी इसी बात को भिन्न भिन्न शब्द में स्वीकार किया है। उन्होंने इस अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा कहा है। संस्कृत आचार्यों के प्रतिभा संबंधी मतों का अध्ययन करने के बाद डॉक्टर प्रेम स्वरूप गुप्त ने प्रतिभा के निम्नलिखित कार्य बताए हैं। पहला है प्रतिभा कवि की नूतन कल्पनाएं जगाती है। दूसरा, प्रतिभा कवि को भावमग्न होने तथा सौंदर्य अनुभूति करने की क्षमता प्रदान करती है। प्रतिभा कवि की कल्पना को गोचर रूप देने के लिए चित्र विधान करती है, रमणीय बनाने के लिए उपयुक्त शब्द चयन, अर्थ योजना, अलंकार योजना आदि उपकरण जुटाती है। इस प्रकार संस्कृत आचार्यों ने काव्य सृजन के लिए प्रतिभा या शक्ति को ही सर्वोत्तम और अनिवार्य हेतु माना है। व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को प्रतिभा का पारिस्कारक, उपकारक, पोषक, संवर्धक हेतु कहा है। व्युत्पत्ति से तात्पर्य है वह निपुणता जो काव्य शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होती है अथवा लोक व्यवहार ज्ञान द्वारा प्राप्त की जाती है। इसे बहुज्ञता भी कहते हैं।
इसके द्वारा सहज प्रतिभा परिपुष्ट होती है। इसके बिना भी काव्य रचना हो सकती है। अशिक्षित ग्रामीण लोकगीतों के रचयिताओं की वाणी बिना व्युत्पत्ति के ही तो लिखी गई है, और अध्ययनशील काव्य शास्त्र के ज्ञाता व्युत्पत्ति के हेतु कोई भी काव्य रचना नहीं कर पाए। कवि तभी हृदय ग्रहणी होती है जब उसमें लोक हृदयता हो, और लोक हृदयता के लिए लोक ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार प्रतिभा और व्युत्पत्ति निकट का संबंध है। जहाँ तक अभ्यास का प्रश्न है, वह भी प्रतिभा का उपकारक है, क्योंकि कविता केवल अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति नहीं, वह साधना है, भाव योग है, समाधि है। कवि निरंतर साधना से प्रतिभा का परिष्कार करता है, उसे निखारता है, दमकाता है, चमकाता है। कवि की आरंभिक रचनाओं में वो दीप्ति नहीं मिलती जो उसकी अंतिम रचनाओं में दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद की कविता प्रेम पथिक में वो सौंदर्य एवं अर्थता कहाँ जो अनेक महाकाव्य कामयानी में है। कारण है कवि की निरंतर साधना, जिससे उनकी कला का निरंतर विकास हुआ है। सारांश यह है कि काव्य सृजन के मूल प्रेरक तत्वों को काव्य हेतु कहते हैं, और काव्य रचना का अनिवार्य हेतु प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास प्रतिभा के ही परिष्कारक एवं पोषक हेतु है। तो ये था आपके चौथा नंबर वाला प्रश्न, प्रश्न 4, काव्य हेतु के संबंध में भारतीय आचार्यों के विचारों पर प्रकाश डालिए। तो हमने इसमें देखा कि काव्य रचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो पहला चीज़ है प्रतिभा और निरंतर अभ्यास। तो विभिन्न काव्य शास्त्रों के अनुसार उन्होंने क्या क्या कहा उसके बारे में, जैसे दंडी, रुद्रट और कुंतक, वामन, हाँ, उन्होंने क्या कहा, और बहुत सारे काव्य शास्त्रों ने भी इनके बीच में कुछ कुछ कहा है, उसे जानना है। और कार्यत्री प्रतिभा क्या होती है, इसके 3 भेद हैं। एक है पूर्व जन्म का संस्कार, आहार्य जो इस जन्म के संस्कार है, और आपके उपदेशिकों से तंत्र मंत्र या देवी कृपा या गुरु की कृपा से आपको जो प्राप्त हुआ है, ये सब के मिलन से आप कार्यत्री प्रतिभा प्राप्त कर सकते हैं। और कार्यत्री प्रतिभा प्राप्त करने के लिए शास्त्र ज्ञान की जरूरत है, और ऐसा ही नहीं कि जो शास्त्र ज्ञान प्राप्त किए वही कवि बन सकते हैं। ग्रामीण लोग जो पढ़े लिखे नहीं, उनके भी बोल बच्चन में वो चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम एक कवि के पास कौन से गुण होने चाहिए जो कवि बन सकते हैं। आपको इस बार बहुत ही लेट हो गया ये वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो 5वां प्रश्न हम कल जैसे भी इसे करेंगे, और जल्दी जल्दी हम इसे ख़त्म करने से और सारी पढ़ाई है उसे भी करेंगे। तो आपको अगर मेरी ये प्रश्न और उत्तर की जो एक्सप्लेनेशन है काम आ रही है, तो आप ज़रूर इसे देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में इग्नू के जो पढ़ाई हम घर बैठ के करते हैं वो करने का मूड ही नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक माध्यम है, हम एक एक करके प्रश्न उत्तर थोड़ा थोड़ा जानें, और जब परीक्षा आए तो हम अच्छे से पढ़ें और इग्नू में हम पास आउट करके हमारा एमए और आगे की पढ़ाई कर सकें। तो हरदम मैं आपकी सेवा में रहूँगी। आप ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।